जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इसी के साथ आप इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। आपके जो रिव्यूज़ है, जो आपकी मतलब जो मोटिवेशन रहा है मेरे लिए कि आप जो व्यूज़ दे रहे हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट को, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे कुछ सीख रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, क्योंकि चैलेंज इसलिए मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि आप कुछ सीख रहे हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता है। तो जनरली कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि करंट अफेयर पूछा जा रहा है, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, कोई भी एग्जाम, ग्रुप डी से लेके ग्रुप सी, ग्रुप बी या ग्रुप ए, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर तो वहां पूछा ही जाता है। मतलब करंट सिनेरियो क्या चल रहा है ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस करंट सिनेरियो को ढंग से पढ़ना है और कहीं ना कहीं अपना जो सिलेक्शन है वो लेना है। अब मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हर चीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी, हिस्ट्री की बनी हुई है, ज्योग्राफी की बनी हुई है। ज्योग्राफी के साथ आपको धीरे धीरे अब कवर करा रहा हूं मैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी के साथ क्या कवर कराना है हमें, अभी उसके साथ पॉलिटिकल साइंस भी कवर कराया जाएगा और करंट अफेयर तो चल ही रहा है। तो बेसिकली लमसम आपकी प्रिपरेशन यहाँ से 20 to 30% कवर हो रही है। ऊपर से ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर। कोई भी डाउट हो, चाहे पर्सनल हो या एकेडमिक हो, तो आप मुझसे इजीली रीच आउट कर सकते हैं और मैं ये आशा करता हूं कि आप मुझसे जुड़ेंगे। दूसरी चीज है कि हम जो तैयारी करते हो, तैयारी सॉलिड बेस पे होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, मजबूत। अगर आपका जो स्तंभ है वो नीचे से हिला हुआ है तो आपकी तैयारी कभी अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने बेस को मजबूत करना है। कोई भी स्टूडेंट 10th 11th 12th या ग्रेजुएशन लेवल पे देख रहा है तो ये चीज को समझ पा रहा होगा। चलो आगे बढ़े, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए ये केस में समझाता हूं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि एसबीआई के पास, आप जैसे कि इजी वर्ड्स में आपको मैं समझाऊं तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या होता है, बिल्कुल समझना। ब्लैंक पेज है अपने पास। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसे को बोलते हैं कैश, समझ लो एक तरीके से कैश, जो कि आप एसबीआई के पास जाके जमा करोगे और वहां से क्या लोगे, एक बॉन्ड, एक एग्रीमेंट। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट है आप कहां जाके दोगे, पार्टीज को। पार्टीज मतलब या तो बीजेपी या तो आपकी कांग्रेस, समथिंग जो भी आपकी पार्टी हो, ये बड़ी पार्टियों का मैंने नाम लिखा है। तो क्या करोगे, आप कैश लेके जाओगे किसके पास, आरबीआई के पास, सॉरी एसबीआई के पास, और एसबीआई से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदोगे और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किसको दोगे, पार्टी को दोगे। तो इसी का डाटा किसने मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और इसी की वजह से ईडीबी नाम में आया जिसे इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है, समझ लेना। तो उसी पे आगे डिस्कस करते हैं अपन। देखिए इलेक्शन कमीशन ने डाटा मांगा था पहले। इलेक्शन कमीशन है रिलीज डिटेल डाटा इलेक्ट्रल बॉन्ड फॉलोइंग द डायरेक्टरी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, द इंफॉर्मेशन सोर्स फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड आप कहां से खरीद सकते हो, स्टेट बैंक से। शेड लाइट ऑन द मेजर परचेस ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव बेनिफिट फ्रॉम दिस कंट्रोवर्शियल फंडिंग मैकेनिज्म। देखिए ये जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदते हो तो उसमें आपका नाम नहीं होता है। हाँ, आप जिस पार्टी को दे रहे हो वो अलग बात है, पर आपका नाम नहीं होता है, जिससे डिस्क्लोज नहीं हो पाता है और आपको पता नहीं चल पाता है ये ब्लैक है कि व्हाइट मनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपलोड 2 सेपरेट लिस्ट ऑन द वेबसाइट, वन कंटेनिंग द नेम ऑफ द डोनर हु परचेज द बॉन्ड, बिल्कुल जिसने बॉन्ड खरीदा है उसका नाम, अदर द डेट, द डिनोमिनेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड द अदर शोइंग द पॉलिटिकल पार्टी डेस्ट इनरिच द बॉन्ड। तो कौन कौन सी पार्टी को क्या क्या चीजें मिली है, कितना पैसा मिला है, तो ये चीजें दिया गया। और कौन कब से, अप्रैल 2019 से लेके 15 फरवरी 2024 तक। आपको पता है ये इशू क्यों उठ रहा है, अप्रैल और मई के लमसम में क्या होने वाला है, आपका चुनाव होने वाला है। क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। तो उसके लिए तैयार रहिए, जो कि 2024 के लिए। अभी तो बहुत सारे बवंडर उठेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और क्या क्या चीजें, देखो डाटा बहुत सॉलिड आया है तो पढ़ना जरूरी है। अमॉन्ग द मेजर कॉर्पोरेट डोनर रिवील्ड द डाटा,
There are two companies stand of the substitute contribution through the electoral bond. जैसे फ्यूचर गेमिंग हो गया, कौन कौन सी मतलब जो कंपनीज है वो अपना फंड दे रही है, फ्यूचर गेमिंग, होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये दो ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि क्वेश्चन मार्क है किसके ऊपर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्यों? क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे अप्रोक्स 13,000 करोड़ के, ठीक है, सॉरी 1300 करोड़ के, 13,000 नहीं 1300 करोड़ के बॉन्ड अप्रोक्स खरीदे हुए। द सेकंड लार्जेस्ट डोनर वाज मेघना इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इसने अप्रोक्सीमेटली 966 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है, ठीक है। अदर प्रोमिनेंट कॉर्पोरेशन जैसे कि वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ रुपए दिए हुए, भारत ग्रुप 247 करोड़। मुझे नहीं पता ये लोग पॉलिटिकल पार्टी को इतना फंड देते हैं, ये देश के विकास के लिए अगर लगा दे तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बेनिफिट होगा। मैं फिर एक ही चीज कहना चाहता हूं, शायद मैं जहर उगलता हूं, बट मुद्दा यही है, देश को डेमोक्रेसी में हम खुद नहीं ढकेल पा रहे। ये लोग जो साले चोर रहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इतना इतना फंड आ रहा है इन लोगों के पास, ये क्या कर रहे हैं? देश की भलाई तो हो नहीं रही, गरीब तो और गरीब होते जा रहा है। 5 साल के लिए और गरीबों को अनाज बांटा जा रहा है, क्या फोकट में बांटा जा रहा है क्या? तो मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इतना फंड जाता कहां पर? इजिल माइनिंग एंड इंडस्ट्री 224 करोड़ रुपीस, डीएलएफ 170 करोड़ रुपए। तो बताइए इतना इतना इन लोग को कैश फंड आ रहा है। हल्दीराम एनर्जी 377, हल्दिया एनर्जी सॉरी 377 करोड़। उसके बाद क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए। इतना इतना फंड दिया जा रहा है। अदर द बेनिफिशियरी साइड भारतीय जनता पार्टी इमर द सिंगल लार्जेस्ट रिसिपेंट। देखिए सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को। एसोसिएट विद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बीजेपी रिसीव अप्रोक्सीमेटली 6,500 करोड़ रुपए। देख सकते हो 2018 से लेके 2024 तक में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रोक्सीमेटली 1100 करोड़ रुपए इनको मिला है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस को 1,000 करोड़ रुपए के लमसम मिला है डोनेशन। तो आप देख सकते हैं इतना पैसा भाई इन लोग के पास आ रहा है। देश का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तो बन नहीं रहा है, भीख मांग रहे हैं और मेट्रो बना रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वंदे भारत बना रहे हैं, बाहर से लोग पैसा ले लेके यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इतना फंड जब ये लोग दे रहे हैं तो क्यों डेवलपमेंट पे नहीं लगाया जा रहा है? ठीक है, चलो आगे देखें। कड़वी बात होती है मेरी, पर सच्चाई यही है, ये लोग करते नहीं है। चलो थोड़ा सा आप पढ़िए, आई विल टेक अ वाटर। फ्यूजन ट्रांसक्रिप्शन इन हेड एंड द नेक कैंसर। कुछ पता चला है? क्या पता चला है? हेड एंड द नेक कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट द माउथ एंड द नोज, थ्रोट, लैरिंक्स एंड सिनियस सैलिवरी ग्लैंड। तो कैंसर किस किस को अफेक्ट कर रहा है? हेड और नेक का जो कैंसर होता है, माउथ को, नोज को, थ्रोट को, लैरिंक्स को जिससे आपकी वोकल निकलती है, सिनियस नाक नेजल्स को बोल सकते हैं, सैलिवरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द कॉमन केस वर्ल्ड वाइड आर 6,50,000 न्यू केसेस डायग्नोस्ड बाय ईच ईयर। डिस्पाइट एडवांस ट्रीटमेंट द सर्वाइवल रेट फॉर द हेड एंड द नेक कैंसर रिमेन लो। मतलब जिनको ये कैंसर हो जाए हेड और नेक वाला, उनके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, वो शायद उनकी डेथ के बाद ही वो चीजें खत्म हो सकती है। 5 ईयर सर्वाइवल रेट ऑफ द अराउंड 50%, मतलब 5 साल से ज्यादा वो नहीं जी सकते। एडवांस सेंटर ऑफ ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन कैंसर, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ सकता है, फुल फॉर्म। इन द मुंबई, कहां पर है? मुंबई में। आइडेंटिफाई द नोवल फ्यूजन ट्रांसक्रिप्शन हेड एंड द नेक कैंसर, ठीक है। तो किस तरीके का ये दर्दनाक बोल सकते हैं कैंसर है, थोड़े से इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज अ फ्यूजन ट्रांजिशन? Fusion transition is a type of genetic abnormality that occur when two genes are normally separate become the fusion together। तो मतलब ये ज्यादातर किस पे आएगा? जेनेटिकली, मतलब डीएनए पे, आरएनए डीएनए पे काम कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको ये पता चलना चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फ्यूजन ट्रांसक्रिप्शन किस पे काम कर रहा है? तो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी पर। This can happen as a result of chromosomal translocation where a piece of one chromosome break ऑफ एंड अटैच द अनदर क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में ये क्या हो जाता है? इंटरमिंगलिंग हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। When this happens, the gene of two chromosomes can be become fused together, creating a new genes। मतलब ये X है ये Y, तो ये दोनों क्या करेंगे? मिल जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे एक न्यू जीन, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। द कैरेक्टर ऑफ बोथ ओरिजिनल जीन्स, तो किसके? इसके भी कैरेक्टर मिलेंगे, इसके भी कैरेक्टर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट कैंसर बिकम द लेट प्रोड्यूस ऑफ अबनॉर्मल प्रोटीन्स that derive the growth and the spread cancer cell. Many types of cancer including leukemia,
लिफोमिया, सरकोमिया आर कॉज्ड बाय द फ्यूजन ट्रांसलेशन। तो आपको पता होना चाहिए फ्यूजन ट्रांसलेशन की वजह से कौन कौन से कैंसर होते हैं, लुकमीनिया, लिफोमिया एंड सरकोमिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आई होप सो यहाँ चीजें क्लियर हुई होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, आप अगर इसको मजाक में लेंगे तो आप ले सकते हैं, मेरा काम है अच्छे से समझाना। मैं समझा रहा हूं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टीएम कृष्णन कंफर्ट संगीता कलानिधि अवार्ड, तो किसको मिला है? टीएम कृष्णन को। ठीक है, किसको मिला है? टीएम कृष्णन को क्या मिला है? संगीता कलादान अवार्ड मिला है। थोडूर मधुबुसी कृष्ण, उनका पूरा नाम क्या है? थोडूर मधुबुसी कृष्ण। तो मैं प्रोनाउंसिएशन अगर रॉन्ग कर रहा हूं तो आई एम सॉरी, बट आप लोग सही कर सकते हैं। ये क्या है? कार्नेटिक क्लासिकल वोकलिस्ट है, जो कि कन्वर्सनल आइडिया अबाउट द कास्ट एंड द जेंडर पॉलिटिक्स इन द कार्नेटिक म्यूजिक। ही इज बिकम अवॉर्डेड द प्रेस्टीज संगीता कलादान अवार्ड बाय द मद्रास म्यूजिक अकेडमी। तो मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा किसको अवार्ड दिया गया है? टीएम कृष्णन जी को। The award recognized by Krishna powerful voice, adherence to the tradition, exploratory approach to the music, and his use to tool for the social reforms. ठीक है, नेक्स्ट, टीएम कृष्णन बिगिन द म्यूजिकल जर्नी एट द यंग एज। इन्हें 12 साल की उम्र से ही म्यूजिक स्टार्ट कर दिया था। एंड कृष्णा प्रेजेंटेड हिज डिबेट कंसर्न एट द मद्रास म्यूजिक अकेडमी। तो इन्हें म्यूजिक कहां से सीखा है? मद्रास म्यूजिक अकेडमी से। कृष्णा हैज बीन अ फोरफ्रंट ऑफ चैलेंजिंग द कन्वेंशनल आइडिया ऑफ अबाउट कास्ट एंड द जेंडर। तो ये अपनी आवाज से कार्नेटिक म्यूजिक में क्या लेके आते थे कि जो जेंडर बाइस चल रहा है मेल फीमेल का या कास्टिज्म चल रहा है उसको खत्म करने की ये बातें करते थे। इस वजह से टीएम कृष्णाचार्य को संगीत कला दिन अवार्ड मिला है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। ये रहे, और भी देखते हैं। मद्रास म्यूजिक अकेडमी डिसीजन संगीत कलादान अवार्ड टीएम कृष्णन सिग्निफिकेंट फॉर रिकॉग्नाइजेस कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो आपसे पूछा जा सकता है कार्नेटिक म्यूजिक में किसको भी अवार्ड मिला है? टीएम कृष्णन को। ठीक है, चैलेंज द स्टेटस क्यो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ मद्रास म्यूजिक अकेडमी, कृष्णा वाज चूजन टू पावरफुल वॉइस, एडहेरेंस टू द ट्रेडिशन, एक्सप्लोरेटरी अप्रोच टू द म्यूजिक एंड सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। ऑल्सो अनाउंस दैट अवार्ड फॉर संगीत कलादान, द नृत्य कलादान वॉज awarded by मोहिनी अट्टम एक्सप्लोर्ड नीलम प्रसाद म्यूजिक अकेडमी ऑफ चेन्नई एंड द त्रिवेंद्र। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं मोहिनी अट्टम कहां होता है? आपके केरला के अंदर होता है। तो आप ये थोड़ा सा पढ़ेंगे, आई होप सो इट विल बी क्लियर। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हो, बहुत बड़ा नाम है इनका। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, ह्यूमन गट बैक्टीरिया एड इन द प्लांट सेलुलोज डाइजेशन। The journal Science has been shed light on previously undescribed human gut bacteria that play a crucial role in the digestion of plant cellulose. ठीक है, तो आपका जो डाइजेशन है, जैसे आप जो हरी भाजी वगैरह खाते हो तो डाइजेशन तो चाहिए ना, तो डाइजेशन किस तरीके से? गट डाइजेशन। These bacteria which are abundant in the Asian and the hunter-gatherer microbials but scarce in the urban society. ठीक है, तो हंटर और गैदरर के पास ये नहीं पाया जाता था, पर आज हम लोग देखो हंटर और गैदरर जनरली खा भी लेते थे, बट हमारे पास ये माइक्रोब नहीं मिल रहे। ठीक है, ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ प्रोसेस फूड इज इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो हम आजकल क्या खा रहे हैं? आजकल हम क्या खा रहे हैं? प्रोसेस फूड खा रहे हैं। द स्टडी डिस्कवर 3 न्यू स्पीसीज ऑफ सेलुलोज डाइजेशन बैक्टीरिया इन द ह्यूमन गट्स, नेमली कैनेडियस रूमिनिकोरस। ठीक है, क्या बोला जाएगा? कैंडिडिएट्स रूमिनिकोरस प्रीमेसियस एंड आप देख सकते हैं साइंटिफिकली नेम है, आई एम नॉट प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, वे आर फाउंड टू बी प्रिविलेंट अमंग द रूरल पॉपुलेशन, ग्रेट अपेक्स एशियन ह्यूमन सोसाइटी एंड द हंटर गैदरर कम्युनिटी। तो जो आपको सेलुलोज डाइजेशन, जैसे कि गाय के पास घास खाने के लिए जो डाइजेशन चाहिए वो बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास उतना नहीं है क्योंकि हम लोग प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं। और जब हम प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो डाइजेशन है वो सेलुलोज गेन करने के लिए, फाइबर गेन करने के लिए उतना सक्षम बना नहीं। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। ठीक है, वेट अ मिनट।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट फाइबर एंड कॉमन एलिमेंट डाइट that include plant-based material. Humans rely on the gut's microbiome digest cellular, which has benefit to gut microbiome stability. जनरली जो फाइबर है हमको किससे मिलता है? ग्रास से या हरी भाजियों से। आप देख सकते हैं पालक, मेथी, ये सब चीजों से आपको क्या मिलता है? आपको फाइबर मिलता है। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एशियन टाइम में था बट हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्रियल कंट्री लाइक डेनमार्क, चाइना, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट कलेक्टिव प्रिविलेंस वाज फाउंड 4.6%, much higher than the Asian human society 43%, hunter gatherer 21% and diverse society 20%। ठीक है, तो अभी हमारे पास ओनली 4.6% ही रह गया है डाइजेस्ट फूड। ठीक है, सेलुलर डिग्रेडेशन बैक्टीरिया अडेप्ट द हॉस्टाइल लाइफस्टाइल एंड द डाइट। पिज्जा बर्गर खाओ और आपके हालत खराब करो। मोटापा, ओबेसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा होते जा रहा है बिकॉज ऑफ प्रोसेस फूड खा रहे हैं हम लोग, जो कि किसी काम का नहीं है, हमारी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रहा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आगे की जो लाइफस्टाइल है हमारी बिल्कुल बकवास होती जाएगी। रात के 12-12 बजे तक जागना और कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल को बर्बाद कर लेना आपको सामने दिखेगा। रूमिनेंट गेट एंडर कॉलोनाइज ह्यूमन पॉसिबली ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट भाई, डिफेंस वालों क्वेश्चन फेम होगा यहाँ से। इंडिया और सेशल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? लमतिया। अब देखिए लमतिया होती है, ये याद कर लेना है, पूछा जाएगा। इन द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द इंप्रूविंग बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये क्या है? बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी और आर्मी की नहीं है। ओ सॉरी, नेवी और एयरफोर्स की नहीं है, ये आर्मी की है, मिलिट्री है। टाई विद द इंडियन ओशन आइलैंड नेशन, इंडियन आर्मी कंटीजेंट डिपार्ट सेशल्स। सेशल्स आप आपके मैप में देखेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमतिया 2024। डिफेंस फोर्सेस जो कि सेशल्स की थी 10 दिन के लिए इंडिया में आई और मार्च 18 तक टू एनहांस द इंटरप्रोबेबिलिटी सब कन्वेंशनल ऑपरेशन सेमी अर्बन एनवायरमेंट एंड अंडर चैप्टर यूनाइटेड नेशन चार्टर पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो सेशल्स के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन है, देखो एक तो इंडियन ओशन में, प्लस हमारा कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है सेशल्स के साथ। हम लोग ने कोविड के टाइम पे भी उनको बहुत मदद करी थी और कहीं ना कहीं ये जेस्चर हमें क्या दिखा रहा है कि हम बहुत ज्यादा लेवल पे क्या कर रहे हैं, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं। अ कंटीजेंट ऑफ 45 पर्सनल फ्रॉम द गोरखा राइफल। तो किस किस ने पार्टिसिपेट किया था इंडियन आर्मी से? गोरखा राइफल रेजिमेंट और ज्वाइन एसडीएफएफ एक्सरसाइज। दिस मार्क का 10th एडिशन। ये कौन सा एडिशन है? ये 10th एडिशन है और ये बायनियल ट्रेनिंग इवेंट है जो कि कंडक्ट करी जा रही है 2001 से। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है लेमतिया का? इज टू बिग प्रमोट बायलैटरल मिलिट्री रिलेशन बिटवीन द इंडियन सेशल्स बाय एक्सचेंजिंग स्किल, एक्सपीरियंस, बेस्ट प्रैक्टिस बिटवीन द आर्मीज। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। अब ये हवाई जहाज देख के नेवी में एयरफोर्स मत समझ लेना, आर्मी है। ठीक है, समझ में आई चीजें? ओके। नेक्स्ट, आइसलैंड वायलेट वॉल्केनो इरप्शन। आइसलैंड के अंदर साउथर्न रीजन में क्या हुआ है? इमरजेंसी फॉलोइंग 4th वॉल्केनिक इरप्शन इन द याकिन्स पेनिनसुलर। इसको आर साइलेंट बोलेंगे, याकिन्स पेनिनसुलर में। सिंस दिसंबर से हम कंटिन्यूअसली क्या देख रहे हैं? आइसलैंड के अंदर वॉल्केनो इरप्शन देख रहे हैं। तो हमारे इंडियन ओशन बेल्ट के अंदर कौन कौन से वॉल्केनिक इरप्शंस फटे हैं? तो आप बता सकते हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया वाले रीजन में कौन कौन से एक्टिव वॉल्केनो, प्लीज कमेंट में लिखिए। Latest eruption which began the Saturday triggered powerful and the fast lava flowing, evacuation the small town Gridvik and rising concern about the impact of critical infrastructure in the area। तो जब लावा फटता है तो लावा फटने के बहुत सारे कारण भी होते हैं, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से फटता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग प्लेट्स की वजह से फटता है, हलचल मचती है नीचे, उसकी वजह से लावा फटता है। ठीक है, रिपोर्टेड दैट द लावा वाज जस्ट 200 मीटर, मतलब 650 फीट तक ऊपर उठा है फ्रॉम द रीजन वाटर पाइप विच इज अ क्रूशियल लाइफलाइन फॉर द रेसिडेंट ऑफ द यावजुन्स पेनिनसुला। तो वो पानी में भी गया है, जो लावा 650 फीट अप्रोक्सीमेटली उड़ के पानी के अंदर भी गया और वहां का जो सोर्स है पानी का, वो लोग पानी पीते हैं। दिस पाइप इज लोकेटेड नियर द
power plant, geothermal facility supply hot water most of the area. तो आई होप सो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पर हुआ है, तो आइसलैंड में हुआ है। तो देख सकते हैं किस तरीके से लावा फटा था। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आ रहा हूं, प्लीज आपसे बस एक ही सपोर्ट चाहिए, शेयर करिए। ओके, आई विश यू विल बी, वेट अ मिनट। चलो, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कैप्टिव एलिफेंट्स। देखिए एलिफेंट्स के लिए हमको क्या करना है, रास्ते बनाने, और एलिफेंट बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड, आपको एलिफेंट देखनी, एलिफेंट के बारे में जाना तो पोचर मूवी है, पोचर मूवी देखिए, बहुत सॉलिड मूवी है और मुझे अच्छी लगी, आपको भी लगेगी, मैं आशा करता हूँ। इंटर स्टेट मतलब महाराष्ट्र से लेके गुजरात, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो केरला से लेके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये कर सकते क्योंकि सबसे ज्यादा एलिफेंट वहीं पाए जाते हैं। तो गैजेट नोटिफिकेशन आया मतलब प्रेसिडेंट या गवर्नर से आदेश आया। मूव टू बीन वेलकम फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन पैरामेकुवु, पैरामेकुवु दिवस स्वांग, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्रिसुर, थ्रिसुर मतलब केरला, पूनम, हु हैज बीन एडवोकेटिंग फॉर अमेंडमेंट टू वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो कि 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट है, एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ कैप्टिव एलिफेंट, वेरियस रिचुअल्स एंड द फेस्टिवल। तो क्या होता है, जनरली एलिफेंट वैसे तो शांत है, पर अगर आप उसको ज्यादा पैनिक करोगे तो वो जंगल भी उजाड़ देता है, क्योंकि इतना ताकत होता है उसके अंदर, ठीक है ना। The shortage of captive element has the presence concern for festival organization of Kerala, particularly in Thrissur. Famous Thrissur Purnima required to close 100 elephants for various rituals. तो 100 हाथियों का रिचुअल्स हम सेलिब्रेट करते हैं थ्रिसुर के अंदर। The latest development of expected to alleviate this shortage benefit the organization who have already begun to prepare for the event, including booking elephant making parcel from the paradise. तो हाथियों के लिए और ह्यूमंस के लिए दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा जरूरी है, और केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में एलिफेंट्स का जो प्रेजेंस है बहुत अच्छा है। और कुछ एलिफेंट्स रिजर्व्स आप बता सकते हैं, टाइगर रिजर्व बता सकते हैं, वाइल्ड लाइफ नेशनल फॉरेस्ट बता सकते हैं, जो कि साउथ के अंदर है, आप कमेंट करिए। नेक्स्ट देख सकते हैं, हाथी मेरे साथी। Transfer of captive elephant will allow only the three specific circumstances. First, the owner is no longer possession to maintain the elephant. Second, the elephant can reserve better upcoming compress to its present circumstance. Lastly, the chief wildlife warden deemed to proper consider with the upcoming of elephant. तो बेसिकली क्या चीज है कि 2-3 कंडीशन में यहां से वहां शिफ्ट किया जा सकता है, कुछ सर्कमस्टेंस दिए हुए जो कि इसको बेच रहा है और जो सामने खरीद रहा है, तो उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ पैसों का नहीं होना चाहिए, इस एलिफेंट का भी हमें सोचना है, ठीक है। दूसरा, एलिफेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस फेस्टिवल, रिलीजियस सेरेमनी इन केरला। तो केरला में बहुत ज्यादा रिचुअल्स फॉलो करे जाते हैं। और पेरियार, पेरियार सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी फॉर एलिफेंट्स, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बस मुझे ये बताना था ये न्यूज से कि एलिफेंट्स के बारे में भी सोचना कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट आ जाता है न्यू केमिकल्स इन द प्लास्टिक्स। द न्यू रिपोर्ट पब्लिश अनकवर प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 3000 मोर केमिकल प्लास्टिक प्रीवियसली एस्टिमेट बाय एनवायरमेंटल एजेंसीज, ठीक है। तो 3000 से ज्यादा और केमिकल प्लास्टिक हम लोग क्या कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ेगा। कंडक्ट बाय टर्म ऑफ यूरोपियन साइंटिस्ट फाउंड नॉर्वेजियन रिसर्च काउंसिल 16,000 केमिकल प्लास्टिक्स विद अ क्वार्टर ऑफ थ्रू द हैजार्डस ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। मतलब 16,000 बेसिकली केमिकल प्लास्टिक हम फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां लग जाती है और ह्यूमन जो हेल्थ है वो डिटेरिएट हो जाती है, मतलब खराब होने की संभावना है। This finding has raised significant concern about the pollution. Pollution की बात कर रहा है ये, consumer safety, plastic, unbutics everyday items such as food packaging, toys, medical devices. तो ये सब चीजें क्या दिखाना चाह रहा है कि जो हम केमिकल प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक को 2022 के अंदर हम लोग ने बैन भी कर दिया है, तो भी प्लास्टिक का इतना ज्यादा प्रेजेंस है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करना,
ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म पूछा गया हुआ है तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आइडेंटिफाई 13,000 प्लास्टिक केमिकल्स, रिसेंटली रिपोर्ट द 16,000, और ये सब चीजें हैं। और आप देख सकते हैं माउंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस, 400 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट आर प्रोड्यूस एवरी ईयर। तो ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो कि आप सुन के हैरान हो जाने चाहिए कि 4,000 मेट्रिक टन, मिलियन टन सॉरी, इतना प्लास्टिक हर साल जनरेट हो रहा है इस अर्थ पे, और ये जाएगा कहां? ठीक है, तो हमें कंसर्न उठाना चाहिए और सोचना चाहिए कि प्लास्टिक को हमको क्या करना चाहिए, बॉयकॉट। अग्निबाण सॉर्टिक्स, आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है। अग्निकुलम कॉस्मिक इज अ चेन्नई बेस्ड IIT मद्रास इंस्टीट्यूट स्पेस स्टार्टअप। ये क्या है, एक स्पेस स्टार्टअप है, और किसने स्टार्ट किया है, IIT मद्रास ने। That is set to create history by the launching Indian first rocket private launch pad on March 2023. The first rocket named Agniban suborbital technological demonstration will be launched from the Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर। इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ये एक फर्स्ट रॉकेट है जो कि एक कंपनी ने लॉन्च किया है। द लॉन्च ऑफ अग्निबाण सॉर्टेड इज सिग्निफिकेंट फॉर सेवरल रीजन। इट विल बी इंडिया फर्स्ट लॉन्च फॉर द प्राइवेट लॉन्च पैड। बिल्कुल, हम लोग ज्यादातर गवर्नमेंट से ही लॉन्च कराते हैं, ये प्राइवेट हुआ। इट विल बी इंडिया फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन। ये इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो कि रॉकेट लॉन्च में यूज किया जा रहा है। इट विल फीचर द वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड है। ठीक है, तो ये 3D प्रिंटेड इंजन है जो कि डिजाइन और इंडिजियसली हमने बनाया है। तो बहुत इसकी अच्छी खूबियां हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया है, किसने बनाया है और कहां पर, तो आपको पता रहना चाहिए। द अग्निबीन इज द 18 मीटर टॉल, कितना लंबा है, 18 मीटर टॉल है, 1.3 मीटर डायमीटर है इसका, और 100 किलो का पेलोड ले सकता है, और 700 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। फ्यूल्ड बाय लिक्विड ऑक्सीजन, इसके अंदर क्या भरा जाता है उड़ाने के लिए, लिक्विड ऑक्सीजन। कीप्ड इन द टैंक अंडर द क्रायोजेनिक कंडीशन एंड केरोसिन विच इज नॉट। ठीक है, द मेडल फ्लाइट ऑफ अग्निबाण विल बी सब ऑर्बिटल फ्लाइट। ये क्या करेगी, ऑर्बिट, जो हमारा 400 किलोमीटर का ऊपर का सरफेस एरिया है, मतलब सरफेस को क्या, अर्थ से जो 400 किलोमीटर ऊपर वाला रीजन होता है उसे ऑर्बिटल रीजन बोलते, वहां ये क्या करेगी, लॉन्च करी जाएगी। कहां से, इंडिया स्पेस पोर्ट सतीश धवन सेंटर। ठीक है, तो अप्रॉक्स अबाउट 30 किलोमीटर वेयर स्टार्टेड। ठीक है, और ये फर्स्ट हमारी प्राइवेट है, तो आपको पता रहना चाहिए। और बस मुझे लगता है आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। करंट अफेयर जो जरूरी है आपके सामने आते जा रहा है, और मैं बस आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में जाया करेंगे। करंट अफेयर पे ज्यादा मतलब इम्फेसाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, तो पीपीडीज भी वगैरह मैं दे दूंगा। और आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवर चैनल, और थैंक यू ऑल। ठीक है।